हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, या जो बच्चा हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है, चाहे वो जेई हो, नीट हो या बोर्ड हो, ये पूरा वीडियो पूरी तरह से हिंदी मीडियम में है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम लोग आवेश, जो स्थिर आवेश है, आवेश में मूवमेंट नहीं है, जो आवेश स्थिर है वो क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन स्टडी करते हैं स्थिर वैद्युतिकी में। मतलब स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तब इसमें आवेश स्थिर है, आवेश में मोशन नहीं हो रहा है, तो स्थिर आवेश क्या क्या इफेक्ट उत्पन्न करेगा, स्थिर आवेश क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, उसके बारे में हम लोग इस शाखा में स्टडी करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो ये हो गया स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा। अब स्थिर वैद्युतिकी में मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन इसका जो नायक है, जो हीरो है, वो है आवेश। आवेश पर ही पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी, प्रिंसिपल्स, सब कुछ आवेश पे आधारित है। तो आवेश को जानना जरूरी है कि आवेश है क्या।
आवेश 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 किसी पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। जिसके कारण वह पदार्थ विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब आवेश जो है किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है, इनहेरेंट इंटरनल क्वालिटी है, जिसके कारण वह पदार्थ विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब आवेश के कारण ही विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अच्छा, आप दोपहर में बात हुआ। तो बच्चों ये आवेश का परिभाषा हो गया। आवेश किसी वस्तु पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वो चुंबकीय और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब देखते हैं हम लोग कि आवेश किसी वस्तु पे आता कैसे है। कैसे किसी वस्तु पे आवेश को हम लोग देखते हैं कि इस वस्तु पे आवेश है तो कितना है, नहीं है, वस्तु उदासीन है। तो इसके लिए हम लोग परमाणु का जो संरचना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो किसी परमाणु पे या किसी वस्तु में आवेश तभी उत्पन्न होता है, यानी आवेश उस पे उसका प्रभाव तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी परमाणु पे आवेश या तो धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो। आवेश जो है दो तरह का है, आवेश धन आवेश, ऋण आवेश। इसका जो ये नाम दिया गया है धन और ऋण आवेश, ये दिया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था धन आवेश है, ऋण आवेश, पर उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, बस ऐसे ही मान लिया गया, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो बच्चों देखो, परमाणु हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब कि जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है।
धन आवेश ऋणावेश मिलकर एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो हर चीज एटम का बना हुआ है, ये भी एटम का बना हुआ है, तो ये न्यूट्रल एटम से बना हुआ है, इसलिए इस पे कोई आवेश का प्रभाव नहीं दिखता है। तो आवेश, जैसे मान लो ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। और ये आपका क्लोरीन है, इसका परमाणु संख्या 17 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 287। अब बच्चों होता क्या है, ये मान लो सोडियम है, ये मान लो क्लोरीन है। अब हम जानते हैं केमिस्ट्री में से हम लोग यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो इस परमाणु क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन अगर इस पे आएगा तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब जो है हमको इसके बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ना, बस हमको ये पढ़ना है कि जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या जो है, प्रोटॉन आपका तो 11 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज नहीं 10 नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश और 10 धन आवेश दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक्सेस यहाँ पे जो आवेश बच गया वो 1 धन आवेश बच गया। तो इसलिए सोडियम पे ये आवेश उत्पन्न हो जाता है, 1 धन आवेश इस पे उत्पन्न हो जाता है। फिर यहाँ देखो इस पे क्या है, प्रोटॉन कितना है, 17। अब इलेक्ट्रॉन इस पे कितना हो जाएगा, 18। तो 17 धन आवेश 17 ऋण आवेश मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ पे एक ऋण आवेश यहाँ पे एक्सेस हो गया। तो इसीलिए क्लोरीन पे जो है, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब ये चार्ज्ड एटम हो गया और ये भी चार्ज्ड एटम हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न करेगा, यानी चुंबकीय और विद्युतीय प्रभाव ये उत्पन्न कर सकता है, ये भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आवेश दिखता है किसी वस्तु पे, और तब वो जो है विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे धन आवेश आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे ऋण आवेश आ जाता है। बच्चों हम देखते हैं कि आवेश का क्या क्या गुण धर्म होता है। हर चीज का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हर चीज का अपना कुछ गुण होता है। तो आवेश का भी कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका भी कुछ गुण धर्म होगा। तो हम लोग देखते हैं कि उसका क्या क्या गुण धर्म होता है। आवेश का गुण धर्म, पहला अब देखो
आवेश तो दो तरह का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब यहाँ पे जब भी आवेश, चाहे कोई भी आवेश हो, धन या ऋण हो, जब आवेश एक दूसरे के नजदीक आता है तो उस पे बल लगता है। वे दोनों या तो अपने को आकर्षित करेगा या फिर एक दूसरे को विकर्षित करेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य कारण क्या है? द्रव्यमान। वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो उसी तरह से जो विद्युतीय बल है वो आवेश पे निर्भर करता है। जब आवेश है तो वहां पे बल लगेगा, आवेश नहीं है तो वहां पे बल नहीं लगा, यानी कुल आवेश नेट चार्ज होना चाहिए। तो अगर हम धन आवेश को धन आवेश के साथ लाएंगे तो इसमें क्या होगा, या ऋण आवेश को ऋण आवेश के साथ लाएंगे तो यहाँ क्या होगा? विकर्षण। ये हो जाएगा विकर्षण। अगर धन को ऋण के साथ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आकर्षण। दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है और दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आवेश का जो पहला गुण हो गया वो हो गया समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित करता है। विकर्षित करता है। विकर्षित करता है। विकर्षण का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को हटाता है, ठेलता है, अलग करता है, एक दूसरे को दूर हटाता है। और असमान, इसको सजातीय कर दो। सजातीय, सजातीय मतलब एक जात का, जैसे धन धन, ऋण ऋण, इस तरह से। और विजातीय, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित करता है। बच्चों ये आवेश का एक गुण होता है। दूसरा जो है आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब है कि किसी भी विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब क्या हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम, जो वातावरण से, इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग हो, तो उस निकाय का कुल आवेश समय के साथ बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। अर्थात किसी विलगित, विलगित मतलब अलग,
विलगित, आइसोलेटेड, विलगित निकाय का कुल आवेश स्थिर रहता है। अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता तो बच्चों, जिस तरह से ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत होता है कि ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं और न उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, उसी तरह से आवेश को, किसी भी सिस्टम में जो आवेश है उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और न ही उस आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। वो हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो इसलिए आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है, कंजर्व्ड होता है। जो आप इस तरह से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो से आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल भी आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है उस सवाल भी आपका सॉल्व हो जाएगा और 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और उसको आप नोट करते जाइए। हम पूरा नोट्स जो है तैयार करवा देंगे और जो डेरिवेशन होता है उस डेरिवेशन को भी हम लोग करेंगे। तो उससे आपका दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होता है 4 नंबर 5 नंबर का जो सवाल होता है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 गुण हो गया। तीसरा गुण देखो क्या होता है। आवेश को हम लोग, आवेश एक अचर राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। जिसे हम बीजगणितीय नियम के अनुसार जोड़ या घटा सकते हैं। बीजगणितीय नियम के अनुसार जोड़ या घटा सकते हैं। इसमें सदिश योग का नियम नहीं लगता है। जैसे हम लोग अलजबरा में जोड़ घटाव करते हैं, जैसे x + x हो गया 2x, 2x - x हो गया, x हो गया। इस तरह से जब हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आवेश को भी हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं। अगर मान लो कि यह आवेश आपको Q1 है, Q2 है, Q3 है
माइनस Q4 है, माइनस Q5 है। अब इसको हमको जोड़ना है तो जो कुल आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5। इस तरह से इसको हम लोग जोड़ घटाव करते हैं। ये तीनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो आवेश में चूंकि वो अदिश राशि है तो हम लोग वहां पे साधारण रूप से जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग आवेश को भी जोड़ते हैं, घटाते हैं। चौथा, आवेश क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड, अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया? देखो, प्रकृति में जो सबसे मिनिमम आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। मतलब ये जो आवेश है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है आवेश का। इससे कम आवेश होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि किसी वस्तु पे जो आवेश बनता है, आवेश उत्पन्न होता है, वो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जैसे हम लोग क्लास में बच्चे लोग को अगर गिनती करते हैं तो आधा बच्चा का तो गिनती नहीं करते हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार, इस तरह से गिनती करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भी जो ट्रांसफर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। फिर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डिवाइड होता तब जो आधा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो जाता, 1/3 इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो जाता, पर ऐसा होता नहीं है। जब भी ट्रांसफर होता है तो पूर्ण संख्या में होता है, 2, 10, 100, 1000, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है सबसे मिनिमम चार्ज है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इसका मतलब कितना चार्ज का ट्रांसफर हो गया। अगर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब कि 2 इंटू ई इलेक्ट्रॉन का, ये दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब 2e चार्ज का ट्रांसफर हो गया। चार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब 4e चार्ज का ट्रांसफर हो गया, है ना। तो आवेश जो होता है किसी वस्तु पे वो पूर्ण गुणज होता है ई का। ई को बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज, मतलब उससे कम चार्ज होता ही नहीं, सबसे वो फंडामेंटल है, बेसिक है। तो इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों आवेश क्वांटाइज्ड होता है। अब इसमें पढ़ते हैं क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ऐसे परिभाषा पूछ देता है 2 नंबर का सवाल कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, या आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो किसी वस्तु पर
कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश मौलिक आवेश मतलब फंडामेंटल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। मतलब E हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है -2 हो सकता है -5 हो सकता है। इस तरह से किसी वस्तु पे आवेश होता है। तो किसी वस्तु पे कुल आवेश जो मौलिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसी को कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डेफिनेशन, इसी को कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां N जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर है। E हो गया जो मूल आवेश है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ये E हो गया। N हो गया कणों की संख्या, है ना। N बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। और Q क्या है? आवेश है। तो Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। तो बच्चों ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। अब पांचवा जो गुण होता है वो है कि आवेश द्रव्यमान से एसोसिएटेड होता है, यानी संबंधित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब हुआ कि जब मास होगा तभी आवेश होगा। किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का जब द्रव्यमान होगा तभी जो है उस वस्तु पे आवेश एग्जिस्ट कर सकता है। अगर जिसका द्रव्यमान ही नहीं है तो वहां कोई आवेश नहीं होता है। जैसे फोटोन हो गया। फोटोन जो होता है एक एनर्जी का पैकेट होता है। प्रकाश में, प्रकाश जो फोटोन का बना हुआ है वो एनर्जी का एक पैकेट होता है, उसका कोई मास नहीं होता है, तो इसलिए उस पर कोई आवेश नहीं होता है। उसी तरह से गामा रेज हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, गामा रेज हो गया तो मास से रिलेटेड होता है आवेश। छठा गुण है कि आवेश आवेशित वस्तु की गति से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। इसका मतलब है कि आवेशित वस्तु, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे 10 कूलम आवेश है, फिर इसको हम एक वेग दे देते हैं, एक गति दे देते हैं, तो 10 कूलम आवेश नहीं बदलेगा,
चाहे वो कितना भी स्पीड में चले, 10 कूलम आवेश 10 कूलम आवेश ही रहेगा। कभी भी 9 कूलम, 5 कूलम, 12 कूलम ऐसे नहीं होगा। वो वस्तु के गति से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इस पे 5 कूलम आवेश है, फिर इसको हम लोग गति में लाते हैं इस तरह से, तो आवेश चेंज नहीं होता बेटा, आवेश स्थिर रहता है, उसका परिमाण हमेशा स्थिर रहता है, वो गति से स्वतंत्र होता है। सातवां जो गुण होता है कि जो आवेश स्थिर है वो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो आवेश एक समान गति से चल रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन जो एक्सीलरेटेड है, मतलब त्वरित है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, साथ साथ वो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी विकिरण भी उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के अतिरिक्त विद्युत चुंबकीय तरंग यानी विकिरण उत्पन्न करता है। यानी वो अगर एक्सीलरेटेड है, लगातार उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी वो उत्पन्न करता है। तो बच्चों ये आपका हो गया आवेश का गुण। अब इसमें 3 मौलिक गुण क्वेश्चन में पूछता है कि आवेश के मौलिक गुणों को लिखें। तो आवेश का 3 मौलिक गुण होता है। आवेश संरक्षित होता है, आवेश को हम लोग बीजगणितीय नियम के अनुसार जोड़ते घटाते हैं, और आवेश क्वांटाइज्ड होता है। तो ये 3 जो है इसको 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो जब भी आपको सवाल में बेसिक प्रॉपर्टीज पूछेगा, मौलिक गुण पूछेगा, तो आपको ये 3 प्रॉपर्टीज लिखना है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं आवेश की इकाई, आवेश को हम लोग किस इकाई में मापते हैं। तो आवेश का जो एसआई यूनिट होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है, इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कूलाम होता है। अब देखो आई बराबर होता है Q/T।
तो Q बराबर हो गया I इंटू टी। ये आवेश है, ये धारा है, और ये आपका समय है। तो आवेश बराबर क्या हो गया, धारा गुने समय। तो यहां पर धारा का यूनिट होता है एम्पियर और समय का यूनिट होता है सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड मतलब एक कूलम्ब बराबर होता है 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। एक कूलम्ब बराबर होता है 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। तो ये एसआई सिस्टम में इसका यूनिट हो गया कूलम्ब, और इसको हम लोग एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं। अब बच्चों कूलम्ब का भी परिभाषा पूछ देता है। कूलम्ब क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि आवेश के एसआई मात्रक को परिभाषित करें। आवेश के एसआई मात्रक को परिभाषित करें। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। अब कूलम्ब की परिभाषा आपको लिखना है। कूलम्ब अब कूलम्ब क्या होता है, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब होता है। मतलब किसी चालक से अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो जाता है तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 1 कूलम्ब। तो 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित धारा को हम आवेश को हम 1 कूलम्ब बोलते हैं। तो ये आपका कूलम्ब का परिभाषा हो गया। तो ये आपका कूलम्ब का परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, किसी वस्तु को हम कितने तरह से आवेशित कर सकते हैं। तो वस्तु को आवेशित करने की विधियां, वस्तु को आवेशित करने की विधियां, बेटा 3 तरह से हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। पहला घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा। दूसरा संवहन, संचरण। और तीसरा होता है प्रेरण। प्रेरण द्वारा। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि घर्षण के द्वारा कैसे होता है,
संचरण के द्वारा कैसे होता है, प्रेरण के द्वारा कैसे होता है। तो घर्षण का मतलब क्या होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में, है ना, जब गति करता है तो उसको हम लोग घर्षण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं, है ना, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो एक वस्तु से जब दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये स्वाभाविक है कि आवेश में भी परिवर्तन होगा। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में जाएगा, तो जिस वस्तु से निकलेगा उस पे धन आवेश हो जाएगा, और जिस वस्तु में जाएगा उस पे ऋण आवेश हो जाएगा। तो घर्षण से भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। जैसे हम लोग बहुत छोटे से बच्चे से ये देखते आ रहे हैं कि जैसे कंघी हम लोग बाल में रगड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो बेटा उसको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है ना। तो जब बाल से रगड़ते हैं कंघी को तो कंघी में आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। इसी तरह से और भी पदार्थ है जिसको रगड़ने से वो आवेशित हो जाता है। जैसे अंबर हो गया, शीशा का ग्लास हो गया, बिल्ली का खाल हो गया, ठीक है। ये सब वस्तु भी है जिसको रगड़ने से एक पर धन आवेश दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। दूसरा है संचरण के द्वारा, मतलब कंडक्शन के द्वारा। अब कंडक्शन से कैसे होता है, जैसे एक वस्तु आवेशित है, मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई चालक पदार्थ है जो आवेशित है, इस पे धन आवेश है, और ये जो है चालक पदार्थ है जिसपे कोई आवेश नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो जब इसको हम इसके संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, आवेश का इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। आवेश इस चालक पदार्थ में भी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये वस्तु भी आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो ये संचरण के द्वारा इस तरह से होता है। तीसरा है प्रेरण के द्वारा। प्रेरण का मतलब हुआ कि हम एक दूसरे आवेशित वस्तु को या उदासीन वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाते हैं, बल्कि दूर ही रखते हैं, और दूर से ही उदासीन वस्तु में आवेश प्रेरित हो जाता है। जैसे यहां देखो, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, ये उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं है। अब इसके पास हम कोई आवेशित वस्तु को लाते हैं, इस पे मान लो कि धन आवेश है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसके पास इसको जब लाएंगे तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, इक्वल अमाउंट में होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये धन आवेश इसके कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और धन आवेश को इधर में रिपल्स कर देगा, यानी विकर्षित कर देगा। इसमें जो आवेश है उसी आवेश को, ऋण आवेश को अपनी तरफ ये खींचेगा और धन आवेश को विकर्षित कर देगा। अब हम क्या करते हैं, ये इंसुलेटर स्टैंड है, मतलब ये चालक नहीं है, कुछ चालक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग
यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इधर क्या करते हैं, इसको हम लोग अर्थ से जोड़ देते हैं, अर्थेड कर देते हैं। तो जैसे ही हम अर्थ से जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज लुप्त हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी जो है बहुत बड़ा चालक है और उसमें बहुत सारे चार्ज हैं। वो चार्ज ले भी सकता है, चार्ज दे भी सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ही इसको जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये आपका खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो आपका खत्म हो गया। फिर हम इस चार्ज को, ये जो चार्ज वस्तु है, आवेशित वस्तु है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो हटा देते हैं तो इस पे सिर्फ जो है नेगेटिव चार्ज बच जाता है। इस तरह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना, ऋण आवेशित हो जाता है ये वस्तु। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। तो ये इसको बोला जाता है प्रेरित आवेश। ये जो आवेश आया इसमें, इस आवेश को हम लोग बोलते हैं प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश। और ये जो आवेश इसको प्रेरित कर रहा है इसको बोलते हैं प्रेरक। प्रेरक आवेश। तो बच्चों ये आपका हो गया प्रेरित आवेश। इसी तरह से अगर हम लोग इसको नेगेटिव रखेंगे तो धन आवेश इधर आएगा, ऋण आवेश इधर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब कनेक्ट करेंगे तो ऋण आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बच जाएगा धन आवेश। तो प्रेरण के द्वारा इस तरह से हम लोग आवेश को प्रेरित करते हैं। अब देखो जो प्रेरित आवेश होता है Q डैश इक्वल टू होता है माइनस Q 1-1/K। ये एक फॉर्मूला है। ये प्रेरित आवेश है, ये प्रेरक आवेश है, और ये वस्तु का परावैद्युतांक है। वस्तु का परावैद्युतांक है। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अगर ये चालक है तो उस स्थिति में Q डैश इक्वल टू हो जाता है माइनस Q 4, यानी धातु के लिए K का मान होता है इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो Q डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q। मतलब कि अगर कोई चालक है, सुचालक पदार्थ है, कोई धातु है, मेटल्स है, तो जो प्रेरित आवेश होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है प्रेरक आवेश का। जितना प्रेरक आवेश का मात्रा होगा उतना ही प्रेरित आवेश उसमें उत्पन्न होगा। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने आवेश के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कूलम्ब लॉ पे बेस्ड हम लोग सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।